वेलकम बैक माय डियर एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है उस पॉलिटी की सीरीज़ का 11वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले 10 लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार जुड़े हों तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर पहले वो लेक्चर्स देख लेंगे तो ये वाला लेक्चर उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये अधिनियम लाए थे अंग्रेज, और इस अधिनियम को लाने के पीछे उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी तरह से भारतीयों का पार्टीशन करवाओ, भारत को अलग अलग हिस्सों में विभाजित करो। क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि भारत में संविधान सभा बनने के बाद 1946 में भारत में मुस्लिम लीग जो है वो लगातार पाकिस्तान की मांग कर रहा है, मतलब भारत का विभाजन चाह रहा है। तो ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने कहा था कि भारत का चलो विभाजन करवाते हैं। एक उद्देश्य उनका ये था। दूसरा उद्देश्य ये था, इसका नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका नाम ये क्यों दिया था अंग्रेजों ने इसका नाम इसलिए दिया था, इन्होंने ये कहा था कि ये जो हम अधिनियम लेकर आ रहे हैं, इस अधिनियम के द्वारा हम भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देंगे। पूरी तरह से ब्रिटिश राज भारत में ख़त्म हो जाएगा और ब्रिटिश अपने वापस चली जाएगी और भारतीयों को हम पूरा स्वतंत्र राष्ट्र बना देंगे। तो इसलिए इसका नाम रखा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, अब ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत एक 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के तत्काल उस समय के वायसराय थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के थ्रू एक योजना भेजी। उसको योजना का नाम पड़ा माउंटबेटन योजना, और इस योजना का उद्देश्य ही केवल ये था कि भारत का पार्टीशन करवाओ, भारत को 2 भागों में बांटो, पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान में पार्टीशन करो। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना है वो 3 जून 1947 ईस्वी को भारत में आई है, प्लान ये आया है। और इसी प्लान के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य बने हैं, 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं। ये जो 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, देखो इस जो योजना आई है, इसी योजना के तहत आगे जाके स्वतंत्र राष्ट्र बने हैं। ये योजना पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा चला है, उसके बाद लास्ट में आके, उससे पहले देखो 3 जून है, ये जून है, जून का महीना है, जून के महीने के बाद आता है जुलाई। तो जुलाई महीने में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारत का तिरंगा एक व्यक्ति थे पिंगली, तो पिंगली ने बनाया था। भारत का जो तिरंगा है वो एक व्यक्ति थे पिंगली, उन्होंने बनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो ये भी। अब जुलाई के बाद आता है अगस्त। तो अगस्त देखो, ये जो माउंटबेटन योजना थी, योजना थी 3 जून 1947, और 3 जून 1947 ईस्वी से ही इस पर डिस्कशन प्रारंभ हो गया था कि भारत का विभाजन होगा तो किस तरह से होगा, कहाँ किस तरह से, क्या कहाँ लाइन खींचेगी, कहाँ क्या बॉर्डर बनेगा, किस तरह से। ये यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, और 14 अगस्त की रात तक ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई कहाँ से लाइन खींचेगी, क्या होगा। तो ये जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान एक डोमिनियन राष्ट्र बना। पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त को, ये रात को 11 बजे की बात है। और 1 घंटे बाद ही 12 बज गए तो 15 अगस्त आ गया, तो बस 1 घंटे बाद 15 अगस्त को भारत राष्ट्र बन गया, भारत को भी स्वतंत्रता मिल गई। लेकिन यहाँ पर मैंने तो वो क्वेश्चन रखा है, पाकिस्तान डोमिनियन और भारत डोमिनियन, इसका मतलब क्या है? 14 अगस्त को पाकिस्तान डोमिनियन बन गया है और 15 अगस्त को भारत डोमिनियन बन गया है। मतलब क्या है डोमिनियन का? इस डोमिनियन का मतलब है कि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीयों को हम स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, पूरी जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में आ गई, लेकिन अभी भारतीयों को इतनी नॉलेज नहीं है, या भारतीयों को इतनी समझ नहीं है कि विदेशों के साथ किस तरह से संबंध किया जाए। तो भारत की जो विदेश नीति होगी तो उसको अभी अपने अंडर में उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि ये जो आपकी विदेश नीति है, विदेश नीति को हम अभी कंट्रोल करते हैं, और जैसे ही आपका संविधान बन जाएगा उसके बाद आप अपनी विदेश नीति भी संभालना, सब कुछ संभालना। ठीक है, तो जो विदेश नीति थी वो संभाल रहे थे अंग्रेज। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीयों ने मान लिया था कि चलो आप विदेश नीति अभी देख लो, हम अपना संविधान बना लेंगे, उसके बाद आप हमारी विदेश नीति हमको वापस दे देना और आप चले जाना। तो विदेश नीति थी अंग्रेजों के पास, विदेश नीति। इसीलिए कहा गया कि भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन
डोमिनियन का मतलब होता है, डोमिनियन राष्ट्र का मतलब होता है ऐसा राष्ट्र जिसकी विदेश नीति किसी दूसरे राष्ट्र के हाथ में होती है। जैसे ब्रिटिश के हाथ में हमारी विदेश नीति थी तो हम ब्रिटिश के डोमिनियन बने थे, ठीक है, भारत डोमिनियन बना था। तो प्रश्न बने कि भारत डोमिनियन सबसे पहले कब बना है, भारत डोमिनियन, तो बता देना 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और भारत स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान डोमिनियन कब बना है, तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। पाकिस्तान जो शब्द है, पाक शब्द, ये जो पाक शब्द है ये किसने दिया था, रहमत अली। ये पाक शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया है वो रहमत अली के द्वारा प्रयोग किया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान शब्द का मतलब प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था रहमत अली ने, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम राष्ट्र का जो विचार था कि मुस्लिमों के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए, यह विचार किसने दिया था, यह विचार दिया था मोहम्मद इकबाल। इन्होंने एक गाना लिखा था, सारे जहाँ से इच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो वही वाले मोहम्मद इकबाल हैं ये। तो मोहम्मद इकबाल ने पहली बार ये विचार प्रस्तुत किया था कि मुस्लिमों के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए, जिसको हम कहेंगे मुस्लिम राष्ट्र। तो प्रश्न अगर ऐसे आए कि मुस्लिम राष्ट्र का विचार किसने दिया था, तो मोहम्मद इकबाल ने। पाक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो रहमत अली ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 15 अगस्त 1947 को भारत संप्रभु राष्ट्र बना। संप्रभु मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तो अगर ऐसे प्रश्न बने कि भारत संप्रभु राष्ट्र कब बना है, तो 15 अगस्त 1947 को। भारत कब आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत डोमिनियन बना है, तो 15 अगस्त 1947 को। इन तीनों ही प्रश्नों का आंसर 15 अगस्त 1947 ईस्वी, ठीक है। अगला, अब देखो भारत पहले क्या था, संविधान हमारी सभा थी, उसमें 389 सीटें थी, 389। अब क्या हुआ, तब पाकिस्तान भी सम्मिलित था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया। तो अब जो 389 सीटें जो संविधान सभा में थी, अब वो सीटें का बंटवारा होगा। कुछ सीटें पाकिस्तान के पास जाएंगी, कुछ सीटें भारत के पास आएंगी। तो 389 सीटें थी, संविधान सभा थी 389 सीटों की। तो 389 सीटों में टोटल महिलाएं कितनी थी, 15 महिलाएं, ठीक है। अब 389 सीटों में से जो भारत के पास आई हैं वो 299 सीटें आई हैं, और इन 389 में से 90 सीटें पाकिस्तान के पास चली गई, 90 सीटें पाकिस्तान के पास चली गई, 299 भारतीयों के पास आई हैं। इस 399 में 15 महिलाएं थी, तो इन 15 महिलाओं में से क्या 12 महिलाएं इस 299 में थी। 299 जो सीटें हैं इसमें 12 महिलाएं शामिल थी, पाकिस्तान के पास 3 महिलाएं शामिल थी, इतना याद रखना। उसके बाद ये भारत की जो 299 सीटें हैं, इन 299 प्रश्न अगर ऐसे बने कि भारत जब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया उसके बाद भारत की जो संविधान सभा थी उसमें टोटल कितनी सीटें थी, तो 299। इन 299 सीटों में कितनी महिलाएं थी, तो बता देना 12 महिलाएं थी, ठीक है। उसके बाद अगर आए इन 299 सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी, तो ये 33 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। इन 299 में कितनी सीटें थी, 33, ठीक है। उसके बाद ये जो 299 सीटें हैं ये कहाँ से थी, तो ब्रिटिश भारत है वहाँ से 229 आई थी, और देसी रियासतें थी वहाँ से 70 सीटें आई थी, ठीक है। ये जो 299 हैं ये कुछ देसी रियासतें थी इसमें, और ब्रिटिश भारत से थी। तो ब्रिटिश भारत से थी 229 और देसी रियासतें थी 70। तो इस तरह से हमको यहाँ से, अब यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा कि ये बताइए कि जो सबसे पहले संविधान सभा बनी थी उसमें 389 सीटें थी, उसमें महिलाएं कितनी थी, तो महिलाएं थी 15। जब स्वतंत्र हो गया भारत तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान बना, तो बताइए भारत के पास कितनी सीटें बनी, संविधान सभा में कितनी सीटें रहेगी, तो 299। बताइए स्वतंत्रता के बाद जो भारत का संविधान सभा थी उसमें कितनी सीटें थी, 299। इन 299 सीटों में कितनी महिलाएं थी, तो 12। इन 299 सीटों में कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी, तो 33 सीटें। इन 299 सीटों में ब्रिटिश भारत से कितनी आई थी, 229। और इन 299 सीटों में देसी रियासतें कितनी थी, आज़ादी के बाद पाकिस्तान कितनी सीटें ले गया, 90 सीटें। पाकिस्तान की जो 90 सीटें थी उसमें महिलाएं कितनी थी, तो 3। यहाँ से किसी भी तरह से प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है, जब भारत का पार्टीशन हुआ, भारत का जब पार्टीशन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनकर जहाँ से आए थे वो था बंगाल, तो पूर्वी बंगाल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुनकर आए थे,
लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो पूर्वी बंगाल का हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, वो भारत में ही रहने चाहते थे। तो इसलिए उनकी सीट जो बंगाल, पूर्वी बंगाल से थी, वो ख़त्म करवाई, वो वहाँ से उठाया और उन्हें पूना में, जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, बम्बई प्रेसिडेंसी, तो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंदर पूना पड़ता है, पूना, तो पुणे की सीट खाली करवाई गई और पुणे की सीट से उनका चुनाव करवाया गया, तब उनको चुना गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि ये जो 299 सीटें हैं, इन 299 सीटों में एक भीमराव अंबेडकर की सीट थी, तो यही प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे, तो पूना से। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही ऐसे व्यक्ति थे जो जहाँ से चुनकर आए थे वो क्षेत्र चला गया था पाकिस्तान में, ठीक है, तो पाकिस्तान में चला गया था, पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते, तो भारत की सीट खाली करवाई, वहाँ पर इनको पूना से लड़वाया गया और तब इनको पूना से लड़के आए। तो ये प्रश्न आता है कि बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुनकर आए थे, तो पूना से, ठीक है। उसके बाद देसी रियासतें, या तो अब हाँ, जब ये स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। चाल क्या चली? एक तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन करवा दिया, जो वो उद्देश्य आए थे वो उद्देश्य कर लिया। दूसरा उद्देश्य उनका ये था कि उन्होंने कहा था कि जो देसी रियासतें हैं भारत में, अगर वो चाहें देसी रियासतें तो अपनी मर्जी से या तो पाकिस्तान की फेवर में चली जाएं, या अब वो चाहें तो अपनी मर्जी से भारत की फेवर में आ जाएं। और तीसरा उनके पास एक और है पॉइंट, अगर वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में विचार भी नहीं आ रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने एक विचार दे दिया कि तुम स्वतंत्र भी रह सकते हो, अगर चाहो तो ना तुम भारत की तरफ जाओ ना पाकिस्तान की तरफ जाओ, तुम स्वतंत्र रह सकते हो। तो अंग्रेजों ने उनके सामने ये भी बोल दी। तो अंग्रेजों का तो उद्देश्य ही था कि भाई पार्टीशन करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भारत विभाजित हो जाए। तो यहाँ से फिर फूट थोड़ी प्रारंभ हुई, थोड़ा सा जो कुछ देसी रियासतें थी, देसी रियासतें वो कौन थी जिन्होंने अलग होना चाहा, तो वो 3 देसी रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जब पाकिस्तान ने कहा था कि या तो भारत की जो देसी रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह लें, या भारत की तरफ चली जाए या पाकिस्तान की तरफ चली जाए, तो ये बात सुनकर 3 देसी रियासतों का माइंड चेंज हुआ और 3 देसी रियासतों ने स्वतंत्र रहने की कोशिश की। पहले तो ये जूनागढ़ था, जूनागढ़ पाकिस्तान की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूनागढ़ देखो कहाँ पड़ता है, गुजरात की तरफ पड़ता है। तो अब पाकिस्तान का क्षेत्र यहाँ कैसे हो जाएगा, पाकिस्तान वहाँ, इधर उधर एक पाकिस्तान, पूरी बंगाल है पाकिस्तान, तो वो लेकिन बीच में भी पाकिस्तान अगर जूनागढ़ जाएगा तो भारतीय नहीं चाहते थे कि जूनागढ़ पाकिस्तान के हित में जाए, ठीक है। और ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद चाहता था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो भारतीयों ने अपनी सेना की दम पर, लाठी की दम पर इन दोनों राज्यों में सेना भेजी और कुछ ही क्षणों में इन दोनों राज्यों को अपने भारत में मिला लिया सेना के दम पर। और ये था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये स्वतंत्र रहा, तब तक स्वतंत्र रहेगा। इसने मना कर दिया कि हम नहीं रहने सकते। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया, पाकिस्तान ने जबरन इसको अपने देश में मिलाने की कोशिश की, तो यहाँ के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत में विलय पत्र पर साइन की और भारत में ये विलय। तो ये भी तीनों जो रियासतें थी वो धीरे धीरे भारत में ही विलय हो गई। उसके बाद संविधान सभा में स्वतंत्र भारत डोमिनियन की संसद का कार्य किया। जो संविधान सभा थी, अब भारत में संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 299। तो ये 299 जो मेंबर थे, अभी संविधान सभा है। जैसे ही भारत स्वतंत्र हो गया तो इस संविधान सभा ने भारत में संसद का कार्य किया। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि ये बताओ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होने के बाद संसद का कार्य किसने किया? संसद का कार्य किसने किया? तो संसद का कार्य किया था इसी संविधान सभा ने, ठीक है। तो संविधान सभा ने किया था और इस संसद का जो मेन लीडर हुआ करता था वो वायसराय था। संसद का कार्य किया और इस संसद का प्रमुख होता था वो वायसराय। इस संसद का प्रमुख वायसराय ही होता था। जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो भारत आज़ाद होने के बाद जो वायसराय बनाया गया है वो वायसराय किसको बनाया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया है क्योंकि अंग्रेजों को पूरी तरह से यहाँ से भगाया नहीं गया, क्योंकि अंग्रेजों ने ये कहा था ना कि आपकी विदेश नीति अभी हम देख रहे हैं, अपना संविधान बना लो, संविधान बनाने के बाद अपनी विदेश नीति भी आप संभालना, हम चले जाएंगे, ठीक है, ये कहा था। तो ये जो वायसराय का पद है वो लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। तो यही प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन है, या ऐसी वजह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? क्योंकि कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में वायसराय के पद को गवर्नर जनरल भी कहते थे। तो गवर्नर जनरल भी कहते थे और वायसराय भी कहते थे, तो दोनों ही कहते थे। तो अगर ऐसे मिले कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन ही लगाना है, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बनाना है,
ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे बने कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय तो वो सी राजगोपालाचारी हैं। अब देखो 1947 ईस्वी में 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश का राज पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो यहाँ से ब्रिटिश सरकार है उसका राज पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब कंपनी का राज कब खत्म हुआ था? 1858 में। तो प्रश्न बनेगा कि ये बताओ जो कंपनी का शासन कब खत्म हुआ था? तो वो 1858 में। ब्रिटिश सरकार का शासन, जो ताज का शासन था, वो कब खत्म हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। उसके बाद यहाँ अभी जो संसद बन गई, ये संविधान सभा थी, इसने भारत में संसद का कार्य किया, ठीक है। अब ये जो संविधान सभा है, अब संविधान सभा बन चुकी है भारत की, अब इस संविधान सभा का काम होगा कि भारत का संविधान बनाना। अब संविधान बनाने के लिए इन्होंने कुछ समितियां बनाई हैं। इन्होंने समितियां, जैसे कि प्रारूप समिति का क्या काम था कि ये समिति मात्र संविधान लिखेगी, ये लिखने वाली समिति है, तो उसको बोलेंगे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। और ऐसे झंडा समिति बनाई उसमें, तो उन्होंने कहा था कि भारत का जो झंडा रहेगा उस झंडा से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज और जितना भी हम अपने संविधान में लिखना चाहते हैं वो सब एक समिति बना दी, ये तुम डिस्कस करो। तो इस तरह से संविधान के टॉपिक वाइज समितियां बना दी। वो समितियां क्या करेंगी कि उस टॉपिक पर अपने पॉइंट्स लेकर आएंगी, उन पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, बाद में इनको सीधे सीधे अपने संविधान में लिख लेंगे। तो अब संविधान सभा बनने के बाद अब बनी है समितियां। तो वो समितियां इंपॉर्टेंट है, कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष है ये इंपॉर्टेंट है। तो समितियां बनी है, तो इसके जस्ट बाद अब हम समितियां पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम समितियां पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो जरा। तो चलिए अब संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों का अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सी समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति का क्या नाम था और उसका अध्यक्ष कौन था। तो चलिए, ये समितियां 29 अगस्त 1947 ईस्वी को BN राव की सलाह पर प्रारूप समिति बनी। जो BN राव थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, ये थे, इनने सलाह दी थी कि एक प्रारूप समिति बनाओ, इसका काम होगा कि संविधान को लिखना। संविधान को लिखेगा कौन? एक समिति बनाओ जिसका नाम है प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई थी किसकी सलाह पर, ऐसे प्रश्न बन सकता है, तो बता देना BN राव की सलाह पर ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। 7 के 7 मेंबर आपको याद करने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला मेंबर था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद दूसरा है एन गोपाल स्वामी औंगर। तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद मोहम्मद सादुल्लाह। उसके बाद DP खेतान। ये DP खेतान की कुछ समय बाद, जब इनको बनाया गया था इसे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर, तो इनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इनकी जगह पर जो मृत्यु के बाद दूसरा कोई व्यक्ति आया है, वो आया है VT कृष्णमाचारी। ये हमने पहले पढ़ा था VT कृष्णमाचारी के बारे में, वही वाले VT कृष्णमाचारी हैं। तो ये DP खेतान। उसके बाद BL मित्र, ये साथ में है BL मित्र। इन BL मित्र को कुछ समय के बाद हटा दिया था, इनकी जगह पर दूसरे आए थे, इनका नाम था N माधव राव। यहाँ से प्रश्न किस तरह से बनेंगे ये बताइए कि जो प्रारूप समिति थी वो किसकी सलाह पर बनी थी? BN राव। प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7। अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुनकर आए थे? तो बता देना पुणे से चुनकर आए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर DP खेतान की मृत्यु के बाद इनके जगह पर किस दूसरे व्यक्ति को लाया गया? तो बता देना BT कृष्णमाचारी को। और BL मित्र को हटाने के बाद इनकी जगह पर दूसरा कौन व्यक्ति लाया गया था? तो बता देना N माधव राव, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, जैसा कि संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। इन दोनों का अध्यक्ष कौन है? PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन दोनों का अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो ये झंडा समिति, इसको जरा गौर देना, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के बारे में लूसेंट किताब में JB कृपलानी लिख दिया है, तो गलती से तुम ऐसा मत समझना JB कृपलानी, ठीक है। झंडा समिति का जो संबंध JB कृपलानी से दूर दूर तक नहीं था। JB कृपलानी झंडा समिति से बिल्कुल रिलेटेड नहीं थे। M लक्ष्मीकांत बुक है उसमें भी नहीं लिखा है, और अगर आप गूगल पर सर्च मारोगे तो वहाँ पर भी झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिखाएगा। तो इस नॉलेज थोड़ा, इस जो प्रश्न है जो तुमने गलत पढ़ रखा होगा अगर, तो उसको ठीक कर लो। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी नहीं,
अब प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ये जो है इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद संचालन समिति और रियासत समिति, संचालन समिति और रियासत समिति, इनका अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मूल अधिकार उप समिति, ये कौन है? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष हैं। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वर्दा, ठीक है, एस वर्दा। और उसके बाद पूर्वोत्तर समिति, पूर्वोत्तर समिति का अध्यक्ष कौन है? गोपीनाथ वारदुलई, गोपीनाथ वारदुलई, ये पूर्वोत्तर समिति का अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि संविधान सभा बनने के बाद कुछ समितियां बनी। अब इन समितियों का क्या काम है? अपने अपने ये समितियां गई और कुछ पन्नों में संविधान के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख कर लाएंगे। अब उन सभी पॉइंट्स को इकट्ठा करेंगे, बाद में इकट्ठा करने के बाद भारत का संविधान का एक खाका तैयार करेंगे और उस खाका तैयार करने के बाद उस खाका पर विचार होगा, फिर एक एक पॉइंट पर डिस्कशन होगा और जहाँ सबकी सहमति होगी उस पॉइंट को भारत के संविधान में नोट कर दिया जाएगा। जिस जिस पॉइंट पर सहमति होती जाएगी उस पॉइंट को उठाकर भारतीय संविधान में नोट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय संविधान, और हाँ, ये जो खाका तैयार हुआ है, खाका बनकर तैयार हुआ, उस पर 114 दिन की बहस चली है, 114 दिन का वाचन हुआ है, वो हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज 11वीं वीडियो थी, आज इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो इससे आगे हम आगे वाली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो समिति है इसने खाका तैयार किया था, उस पर 114 दिन की बहस चली थी, 114 दिन का वाचन हुआ था, 3 वाचन हुए थे। कौन सा वाचन सबसे बड़ा था, कौन सा वाचन सबसे छोटा था, बीच में कौन सा वाचन आया था और किस वाचन में संविधान बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। संविधान जब बना था तो लागू नहीं किया था, 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन लागू नहीं किया था। लेकिन 16 आर्टिकल को लागू कर दिया था उसी समय, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत थी। बाकी जो संविधान लागू है बाद में, तब हम सारे के सारे आर्टिकल हमने लागू किए हैं, लेकिन जब संविधान बनकर तैयार होगा तब उस दिन ही हमने 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। वो इम्पोर्टेंट हम बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अपनी नॉलेज को इस तरह से एनहेंस करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।